हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आशीष पालीवाल और नीट एग्ज़ाम की हमारी जो प्रिपरेशन सीरीज़ है उसमें हम आ गए थे और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे थे हमारा एक नया सेगमेंट बायोलॉजी का। और बायोलॉजी के इस सेगमेंट में हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करें कि ह्यूमन फिजियोलॉजी होती क्या है और ह्यूमन फिजियोलॉजी हमारी बॉडी में क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और क्यों बायोलॉजी में या नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाई ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या होती है। अगर बिना टाइम वेस्ट करते हुए कोई ऐसी कहानी ना सुनाते हुए मैं सीधे पॉइंट की बात करूंगा और पॉइंट्स को ही समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि हमारा और आपका दोनों का ही टाइम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यूज़ हो इन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या होता है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी एक्चुअली हमारी बॉडी को रन करने के लिए, हमें अलाइव रखने के लिए, हमारी बॉडी में जो प्रोसेसेस रन करते हैं उन प्रोसेसेस की स्टडी को फिजियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, और अगर हम इसको डिफाइन करें सो द स्टडी ऑफ नॉर्मल लाइफ प्रोसेसेस रनिंग इन आवर बॉडी। सो नॉर्मल लाइफ प्रोसेसेस जो हमारी बॉडी में रन कर रहे हैं, हम उनकी स्टडी करते हैं तो उसे फिजियोलॉजी कहा जाता है। अब यहाँ पर बात आई कि लाइफ प्रोसेस यानी ऐसे प्रोसेसेस जो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं उन्हें लाइफ प्रोसेसेस कहा जाता है। बिना इन प्रोसेसेस के हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उन्हें लाइफ प्रोसेसेस कहा जाता है। और फिजियोलॉजी में हम उन लाइफ प्रोसेसेस के नॉर्मल रेट को स्टडी करते हैं। याद रखना, नॉर्मल रेट को स्टडी करते हैं कि जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, जो लाइफ प्रोसेसेस हैं, ये अपनी नॉर्मल रेट पर कैसे काम करते हैं उसी को हम स्टडी करते हैं, तो उसे फिजियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, और फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो कौन कौन से ऐसे प्रोसेसेस हैं, कौन कौन से ऐसे लाइफ प्रोसेसेस हैं जो फिजियोलॉजी में आते हैं। तो भाई न्यूट्रिशन आता है और न्यूट्रिशन के भी कई जो है ऐसे स्टेप्स बन जाते हैं, कई प्रोसेसेस बन जाते हैं जिसमें डाइजेशन, इंजेशन, इजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, ये सब न्यूट्रिशन के कंपोनेंट बन जाते हैं। तो एक जो प्रोसेस है वो न्यूट्रिशन हो जाता है। दूसरा जो प्रोसेस है वो रेस्पिरेशन या गैसियस एक्सचेंज हम जिसको कहते हैं, जिसे हम स्टडी करेंगे फिजियोलॉजिकल सिस्टम यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ठीक है, न्यूट्रिशन को हम स्टडी करेंगे फिजियोलॉजिकल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में। इसके अलावा हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन होता है किसका, जो न्यूट्रिएंट हैं, जो एसेंशियल सब्सटेंसेस हैं, उन सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है। और उसके लिए हमारी बॉडी में एक और सिस्टम पाया जाता है जिसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट के रिमूवल के लिए भी सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। हमारी बॉडी में नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का भी फिजियोलॉजिकल सिस्टम पाया जाता है जिसे हम नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम कहते हैं। हमारी बॉडी में हार्मोन्स के सिक्रीशन के लिए, ठीक है, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए भी सिस्टम पाया जाता है जिसे हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। हमारी बॉडी में सेंसरी ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हमारी बॉडी में स्केलेटन भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्केलेटन यानी हमारा जो बॉडी का फ्रेम है, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल, जो बॉडी के सपोर्ट करता है, बॉडी को सपोर्ट करता है, उसे हम कहते हैं स्केलेटल सिस्टम। तो ये वो सिस्टम है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं। सो इनकी स्टडी को हम ह्यूमन फिजियोलॉजी कहते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज नॉट कंसिडर्ड एज फिजियोलॉजिकल सिस्टम। क्यों? रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक तरह से उसमें भी प्रोसेसेस रन करते हैं लेकिन वो लाइफ प्रोसेस नहीं है। ठीक है, याद रखना है, वो लाइफ प्रोसेस नहीं है, वो भी एक बॉडी में रन करने वाला प्रोसेस है लेकिन वो लाइफ प्रोसेस नहीं है। यानी कि हमें ज़िंदा रखने के लिए, हमें सर्वाइवल के लिए, हमें हमारे सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बिना रिप्रोडक्शन के भी इंडिविजुअल अपनी लाइफ जो है बहुत अच्छे से जी सकता है। ठीक है, ये बात याद रखना। और इसीलिए रिप्रोडक्शन को ह्यूमन फिजियोलॉजी में नहीं रखा गया है। ठीक है, क्योंकि रिप्रोडक्शन इज नॉट कंसिडर्ड एज ए लाइफ प्रोसेस। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि भाई जो लाइफ प्रोसेस बॉडी में रन करता है
उसमें सबसे पहला जो स्टेप आता है, जो इनिशियल स्टेप आता है, जिसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन के कई छोटे स्मॉलर स्टेप्स होते हैं, जिसमें कि डाइजेशन, इंजेशन, एब्जॉर्प्शन, इजेशन, एसिमिलेशन, ठीक है। ये वो स्टेप्स होते हैं जो न्यूट्रिशन के कंपोनेंट होते हैं। इनको स्टडी करते हैं और इनके लिए हमारी बॉडी में एक सिस्टम पाया जाता है जिसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आज इस सीरीज़ में सबसे पहला जो हम चैप्टर लेकर चलने वाले हैं वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। और इस डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में हम डाइजेशन के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे और डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे और डाइजेशन की फिजियोलॉजी को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये डाइजेशन होता क्या है और इसको समझने की कोशिश करें। सो फूड एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। सबसे पहले आते हैं कहाँ पर, फूड एंड न्यूट्रिशन। अगर हम फूड एंड न्यूट्रिशन की बात करें तो हमारा जो बॉडी में फूड क्या होता है और न्यूट्रिशन क्या होता है, इसको बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट से हमें समझना है कि फूड एंड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी रिच न्यूट्रिएंट फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म जब एनर्जी रिच न्यूट्रिएंट फूड कंज्यूम करता है तो उस प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। और इसको और कैसे डिफाइन किया जाता है, इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज व्हेन सब्सटेंस फ्रॉम आउटसाइड body taken inside which after some time becomes part of our protoplasm and provide energy is known as nutrition, ठीक है। तो जो भी सब्सटेंस हमारी बॉडी में एनर्जी का सोर्स बनते हैं उन्हें हम न्यूट्रिएंट या उनको लेने के प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। तो फूड जो हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है, फूड बड़ी बेसिक सी बात है भाई। फूड क्या होता है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हमें एनर्जी दे उसे क्या कहा जाता है, फूड। तो फूड हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, केवल एनर्जी ही नहीं, एनर्जी के अलावा भी कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे एनर्जी फॉर लाइफ एक्टिविटी, ठीक है। हमारी जो लाइफ की एक्टिविटी है उसको रन करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये प्रोवाइड करते हैं मटेरियल फॉर ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ के लिए मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है, चाहे हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें या सेल ऑर्गेनल्स की बात करें या मसल्स की बात करें, तो सभी अलग अलग तरह के बायोमोलिक्यूल्स के बने हैं, जिसमें प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये कुछ बायोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो इन मटेरियल्स, ये मटेरियल भी हमारी बॉडी को कैसे मिलते हैं, न्यूट्रिशन के थ्रू मिलते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन भी हमारी बॉडी में जाता है जिससे हमारी बॉडी का मसल्स बनता है। जो भी प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर, अगर मैं बात करूं कि हमारी बॉडी में क्या क्या प्रोटीन का होता है, तो भाई सब कुछ लगभग किसी न किसी प्रोटीन का बना होता है। हमारा स्किन हो गया, हमारी मसल्स हो गई, हमारा जो है ब्लड हो गया, सभी अलग अलग तरह के प्रोटीन का बनता है। हमारे हेयर हो गए, हमारे नेल्स हो गए, ठीक है, सभी अलग अलग तरह के प्रोटीन का बनता है। तो प्रोटीन इज टर्म्ड एज ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी, ठीक है। प्रोटीन को बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। तो बॉडी को बनाने के लिए जो भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है वो भी हमें न्यूट्रिएंट से ही यानी फूड से ही मिलता है। मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि सर बॉडी टेम्परेचर कैसे मेंटेन होता है न्यूट्रिएंट से। तो भाई न्यूट्रिएंट जब बॉडी में जाते हैं, एक्चुअली क्या है, हम होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल, ठीक है। हम वार्म ब्लडेड होते हैं, हमारा बॉडी टेम्परेचर फिक्स होता है, ठीक है। मैं सारे पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करता चलूँगा, आप ध्यान देते चलना और इन पॉइंट्स को नोट करते चलना, ठीक है। हम होते हैं वार्म ब्लडेड, हमारा बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, याद रखना 37 डिग्री सेल्सियस हमारा कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता है। इसको आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हो, फॉर्मूला आपको मालूम है। तो 37 डिग्री सेल्सियस हमारा जो है बॉडी टेम्परेचर होता है नॉर्मल। अब बाहर ठंड हो या गर्मी, ये टेम्परेचर चेंज नहीं होता, ये इसी पे बना रहता है। तो इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए भाई, हीट चाहिए। और हीट प्रोडक्शन कैसे होगा, हीट प्रोडक्शन होगा जब फूड का कंबस्शन होता है बॉडी में, जिसे हम सेलुलर ऑक्सीडेशन यानी सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन, हम रेस्पिरेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जब सेलुलर रेस्पिरेशन होता है तो इस फूड का ऑक्सीडेशन होता है, इसमें से एटीपी रिलीज होता है, उसी एटीपी को यूटिलाइज करके बॉडी में हीट प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो अल्टीमेट सोर्स जो है हीट का
वो क्या हो जाता है, फूड ही हो जाता है। तो फूड को ही फूड की ज़रूरत पड़ती है बॉडी में, किसके लिए, टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। और इसके अलावा जो बॉडी में टिश्यूज़ पुराने हो जाते हैं, ठीक है, टिश्यूज़ जो पुराने हो जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है, उन्हें हमें रिप्लेस करना होता है, नए टिश्यूज़ का फॉर्मेशन करना होता है। तो रिपेयर ऑफ टिश्यू भी देखने को मिलता है, किसकी वजह से, फूड की वजह से। तो ये भी भाई मेटाबॉलिज्म का ही एक पार्ट है जो हमें फूड प्रोवाइड करता है। तो ज़रा देखें हमारे फूड जो न्यूट्रिएंट हैं उसमें कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं हमारे फूड न्यूट्रिएंट में। तो भाई सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, वाटर। हमारी बॉडी का 65 to 70% पार्ट जो है, ओवरऑल बॉडी की बात करें, किसी एक पार्ट की बात नहीं कर रहे, ओवरऑल बॉडी की अगर हम बात करें तो 65 से 70% जो पार्ट है वो वाटर का बना हुआ है। और इसीलिए वाटर को वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट हमारी बॉडी का कहा जाता है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कॉमनली हम इन्हें शुगर के नाम से जानते हैं। तो शुगर केवल वही शुगर नहीं होता जो हमारे किचन में होता है, जो मीठा लगता है, बॉडी में भी शुगर पाया जाता है। और वो शुगर कभी मीठा होता भी है, कभी नहीं होता, लेकिन वो हमारे बॉडी का फॉर्मेशन करता है। प्रोटीन ज़रूरी होते हैं, दे आर कंसिडर्ड एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी। फैट या लिपिड भी ज़रूरी होते हैं, लिपिड यानी ऑयल, जो हम ऑयल को कहते हैं वही लिपिड होता है। तो फैट और लिपिड की भी ज़रूरत होती है। हम देखेंगे कहाँ ज़रूरत होती है इनकी। वाइटामिन्स की भी ज़रूरत होती है, बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं जिसमें वाइटामिन्स की ज़रूरत होती है उन एक्टिविटीज़ को मेंटेन करने के लिए। और इसके अलावा मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है। मिनरल्स कई एक्टिविटीज़ में एज ए कैटलिस्ट एक्ट करते हैं, तो मिनरल्स की भी हमारी बॉडी में बहुत रिक्वायरमेंट होती है। अलग अलग तरह के मिनरल्स, हम मिनरल न्यूट्रिशन जब पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कौन कौन से मिनरल्स हमारी बॉडी में कहाँ यूज़ होते हैं। जो सिस्टम हमारी बॉडी में, ध्यान से सुनना, जो सिस्टम हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन को मेंटेन करता है, ठीक है, न्यूट्रिशन के लिए जो सिस्टम वर्क करता है उस सिस्टम को हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम, याद रखना है। और हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम के दो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स। पहला कंपोनेंट है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल भी कह लो, जिसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक भी कह लो या जीआईटी भी कह लो। तो एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं, गट भी बोलते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक भी बोलते हैं और जीआईटी भी बोलते हैं। और दूसरा, इस एलिमेंट्री कैनाल से जुड़ी हुई एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ठीक है, क्या पाई जाती हैं इस एलिमेंट्री कैनाल से जुड़ी हुई एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो कौन कौन से देखते हैं, एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है और एसोसिएटेड ग्लैंड्स क्या होती हैं। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें एक ट्यूब लाइक, मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, जो एंड टू एंड प्रेजेंट होता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम में, उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। अब ये मस्कुलर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके कई कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। इस ट्यूब के अलग अलग कंपोनेंट हैं। शुरुआत करते हैं राइट फ्रॉम द बिगनिंग। सबसे बिगनिंग पे प्रेजेंट होता है माउथ। ठीक है, कौन प्रेजेंट होता है, माउथ। माउथ के नीचे अंदर जो है बकल कैविटी, बकल कैविटी के पीछे फेरिंग्स, उसके पीछे ईसोफेगस, ईसोफेगस से नीचे आते जाएंगे तो स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। तो ये माउथ से शुरू होता है और एनस तक पाया जाता है और इस पूरे पार्ट को हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ठीक है, माउथ हमारे जो बॉडी की एंटीरियर ओपनिंग होती है और एनस हमारी बॉडी की पोस्टीरियर ओपनिंग होती है। ठीक है, तो ये एलिमेंट्री कैनाल का एंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड डिसाइड करते हैं। दूसरा, इस एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग पार्ट से अटैच अलग अलग ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ठीक है, जिन्हें हम एसोसिएटेड ग्लैंड्स कहते हैं। तो कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं देख सकते हैं भाई। सलाइवरी ग्लैंड होती हैं जो बकल कैविटी से एसोसिएटेड होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं जो स्टमक से एसोसिएटेड होती हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होती हैं जो इंटेस्टाइन से एसोसिएटेड होती हैं, पैंक्रियाज और लिवर भी ये ग्लैंड होती हैं एसोसिएटेड ग्लैंड, और इनकी भी ओपनिंग इंटेस्टाइन में ही खुलती है। तो कुल मिलाकर
ये दोनों मिलकर एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ये दोनों मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। डायग्राम देखें अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो हमें एलिमेंट्री कैनाल और उसके साथ एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी दिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक जो ये छोटा सा जो डायग्राम हमें दिख रहा है, ठीक है, छोटा सा डायग्राम, इस डायग्राम को देखेंगे, इसमें हमें एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऊपर से नीचे की तरफ दिख रहा है, ये है एलिमेंट्री कैनाल। अब ऊपर हमें माउथ भी दिख रहा है, तो कोई ग्लैंड है जो माउथ के साथ एसोसिएटेड पाई जा रही है, उस माउथ के साथ जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स प्रेजेंट है उसे सलाइवरी ग्लैंड कह रहे हैं। फिर उसके बाद स्टमक के साथ तो कोई बड़ी ग्लैंड नहीं, लेकिन स्टमक की वॉल में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती। कहाँ पाई जाती हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन वॉल ऑफ स्टमक। ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड होती हैं, अभी बोल दे रहा हूँ, ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड होती हैं जो वॉल ऑफ स्टमक में पाई जाती हैं। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ग्लैंड्स ओपन होती हैं, लिवर और पैंक्रियाज, और साथ में गॉल ब्लैडर भी है। ठीक है, देखेंगे इनका फंक्शन क्या होता है, कहाँ पाई जाती। लार्ज इंटेस्टाइन और इंटेस्टाइन की वॉल में इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं, तो उन्हें भी हमें याद रखना है। और जब हम एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर मतलब कैसा ये एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स बॉडी में रियली प्रेजेंट होती हैं, उसे कहते हैं एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। तो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें यहाँ पर जो है ओपनिंग जो है हमारी हेड में माउथ, ठीक है, माउथ, उसके बाद हमें उसमें टंग दिख रहा है, हमें सलाइवरी ग्लैंड दिख रही हैं जो 3 टाइप की हैं। तो ह्यूमंस में 3 टाइप की सलाइवरी ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड और सबमैंडिबुलर ग्लैंड पाई जाती हैं। ओरल कैविटी, हमारी जो बक्कल कैविटी है, ओरल कैविटी, उसके पोस्टीरियर साइड में फेरिंग्स दिख रहा है, और उसके पीछे जो फूड पाइप जिसे ईसोफेगस कहा जाता है, कहीं कहीं ई से लिखा होता है इसका नाम, कहीं ओ से, दोनों करेक्ट है। ठीक है, ईसोफेगस कहा जाता है। ईसोफेगस ओपन होता है नीचे एक मस्कुलर बैग में जिसे हम स्टमक कहते हैं। और ईसोफेगस और स्टमक, ईसोफेगस जहाँ स्टमक में ओपन होता है, ध्यान से देखना, यहाँ पर एक मस्कुलर वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे स्फिंक्टर कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्फिंक्टर, यानी मस्कुलर मसल्स जो होती हैं वो वॉल्व की तरह काम करती हैं, और ऐसे वॉल्व को स्फिंक्टर कहते हैं। तो कार्डियक ओरिफाइस या कार्डियक स्फिंक्टर कहा जाता है जो प्रेजेंट होता है ईसोफेगस और स्टमक का जहाँ कनेक्शन होता है, यानी जहाँ ईसोफेगस स्टमक में ओपन होता है वहाँ पर कार्डियक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। अब स्टमक का जो टर्मिनल पार्ट है, ठीक है, स्टमक का जो टर्मिनल पार्ट है, और स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन पाया जाता है। तो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के जॉइंट पर, उनके जंक्शन पर भी एक जो है मस्कुलर वॉल्व प्रेजेंट होता है जिसे हम पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। तो यहाँ तो हमें 2 स्फिंक्टर मिल गए, एक स्टमक की शुरुआत में जहाँ ईसोफेगस स्टमक में ओपन होता है, और दूसरा जहाँ स्टमक इंटेस्टाइन में ओपन होता है वहाँ पर पाइलोरिक स्फिंक्टर पाया जाता है। ठीक है, तो स्टमक जो है एक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पर फूड 4 to 5 आवर्स के लिए स्टे करता है, और यहाँ पर फूड का पार्शियल डाइजेशन होता है। आगे बढ़ते हैं, स्टमक से आगे जब फूड जाता है तो ये जाता है पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी है, कॉइल्ड, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, टेढ़ा मेढ़ा सा दिख रहा है, वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद एक थोड़ा सा यूनिफॉर्म टाइप में एक स्ट्रक्चर दिख रहा है ट्यूब लाइक, जिसे हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन का जो टर्मिनल पार्ट है उसे हम रेक्टम कहते हैं। हालांकि इनके और भी पार्ट्स प्रेजेंट हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इनकी जो टर्मिनल ओपनिंग, ठीक है, जो एलिमेंट्री कैनाल की लास्ट आखिरी ओपनिंग जिसे हम एनस कहते हैं, और ये एनल ओपनिंग होती है। दूसरा जो एक डायग्राम यहाँ पर हमें दिख रहा है वो दिख रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन पे। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है सीकम। जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम ये दोनों ज्वाइन करते हैं, वहाँ पर एक ब्लाइंड ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, क्या कहते हैं? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और क्या दिखाई दे रहा है इस डायग्राम में हमें? तो हमें लिवर दिख रहा है, ठीक है, हमें पैंक्रियाज दिख रहा है,
और लिवर के पोस्टीरियर सरफेस पर एक बैग लाइक, एक ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसे गॉल ब्लैडर कहा जाता है। ठीक है, ब्लैडर लाइक, बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लिवर टर्म्ड एज गॉल ब्लैडर। ठीक है, ये क्या करता है, ये बाइल का स्टोरेज करता है। देखेंगे हम आगे कि इसका फंक्शन क्या है और कैसे ये अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल से शुरुआत करते हैं, और एलिमेंट्री कैनाल से जब हम शुरुआत करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा माउथ एंड बक्कल कैविटी। ठीक है, क्या आएगा बच्चों, माउथ एंड बक्कल कैविटी। भाई माउथ क्या है, एंटीरियर ओपनिंग, जो शुरुआती ओपनिंग है, जो दरवाज़ा है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का, यहीं से फूड की एंट्री होती है बॉडी के अंदर। सो माउथ इज़ द एंटीरियर ओपनिंग विच इज़ प्रेजेंट फॉर रिसेप्शन ऑफ फूड। तो माउथ एक एंटीरियर ओपनिंग है जो फूड को रिसीव करने के लिए प्रेजेंट होता है। उसके पीछे एक कैविटी पाई जाती है जिसे बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी या माउथ कैविटी कहते हैं। यहाँ पर हमें ये डायग्राम में दिखाई दे रहा है। अब इस ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी या माउथ कैविटी में कई सारे कंपोनेंट आ जाते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट आ जाते हैं, सबसे पहले इस बक्कल कैविटी की छत। ठीक है, छत मतलब रूफ आ जाती है। तो हमारी जो बक्कल कैविटी की रूफ होती है, हम उसको कभी टच करें तो हमें बड़ा हार्ड फील होता है। ठीक है, क्या फील होता है, हार्ड फील होता है। और ये हार्ड क्यों फील होता है, तो इसको हम पैलेट बोलते हैं, जो रूफ है उसको हम बोलते हैं पैलेट। अब पैलेट को अगर हम आगे टच करेंगे तो ये पैलेट हमें हार्ड फील होगा, और इसलिए इसे हार्ड पैलेट कहा जाता है। इसकी अंदर जो है बोन प्रेजेंट होती है जिसे पैलेटाइन बोन कहते हैं। तो पैलेटाइन बोन की प्रेजेंस की वजह से जो पैलेट है वो हार्ड फील होता है, और इसलिए उसे हार्ड पैलेट कहा जाता है। लेकिन इससे रिलेटेड एक और पॉइंट आ जाता है। आप कभी हमारे जो फ्रंट के टीथ हैं, ऊपर वाले जो फ्रंट के टीथ हैं, ठीक उसके पीछे कभी आप टंग से टच करो, ठीक है, तो वहाँ पर आपको बड़ा सेंसिटिव पार्ट मिलता है। सेंसिटिव पार्ट जहाँ पर बहुत सारे ऐसे इरेगुलर स्ट्रक्चर्स, हमें रिजेस देखने को मिलती हैं जिन्हें रगे कहा जाता है। ठीक है, सेंसिटिव पार्ट होता है प्रेजेंट जस्ट बिहाइंड एंटीरियर टीथ इन अपर जॉ नोन एज रगे, बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है, और हार्ड पैलेट के एंटीरियर साइड में प्रेजेंट होता है। पोस्टीरियर साइड की बात करें, कभी पीछे की तरफ अगर टच करें तो वहाँ पर पैलेटाइन बोन प्रेजेंट नहीं होती है, और वहाँ हम उसे सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। तो हमारे पैलेट यानी रूफ के दो पार्ट होते हैं, आगे की तरफ हार्ड पैलेट और पीछे की तरफ सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, दूसरा हमारे जो माउथ या बक्कल कैविटी में टीथ प्रेजेंट होते हैं। तो टीथ क्या होते हैं भाई, दे आर द मैस्टिकेटरी ऑर्गन ऑफ बॉडी। बॉडी के मैस्टिकेटरी ऑर्गन होते हैं, फूड को चबाने का काम करते हैं, काटने का काम करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट काम इनका हो जाता है खूबसूरती को मेंटेन करना। ठीक है, एस्थेटिक्स को मेंटेन करना। तो एक फंक्शन जो है टीथ का आजकल ये भी है, टू मेंटेन द एस्थेटिक ऑफ फेस के खूबसूरती को मेंटेन करना। ठीक है, सो टीथ हो जाते हैं, डिटेल में हम इनको देखेंगे। मस्कुलर टंग पाई जाती है। मस्कुलर टंग एक जो है मस्कुलर ऑर्गन है। टंग हमारे ओरल कैविटी में प्रेजेंट होती है, अटैच विद द फ्लोर ऑफ माउथ, माउथ के फ्लोर से अटैच होती है। इसका एंटीरियर पार्ट जो है फ्री होता है, पोस्टीरियर पार्ट अटैच होता है। ये क्यों पाई जाती है, मैस्टिकेशन में हेल्प करती है, फूड के इंजेशन में हेल्प करती है, इंजेशन यानी टू द इनटेक ऑफ फूड, डेग्लूटिशन में हेल्प करती है यानी फूड को स्वैलो करने में हेल्प करती है। इसके अलावा इसमें टेस्ट बड्स पाए जाते हैं। टेस्ट बड्स यानी टेस्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। एंड टंग कंटेन टेस्ट बड्स एट द बैक और आइदर साइड ऑफ टंग, और टॉन्सिल्स आर प्रेजेंट। तो टंग में पीछे की तरफ लिम्फॉइड टिश्यू होता है। ठीक है, लिम्फॉइड टिश्यू होता है, और साइड में भी लिम्फॉइड टिश्यू पाए जाते हैं। हम देखेंगे कौन कौन से लिम्फॉइड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। तो उन्हें टॉन्सिल्स कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है बच्चों, टॉन्सिल्स कहा जाता है, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और साइड ऑफ टंग में भी पाए जाते हैं। तो टंग का एक और फंक्शन आ जाता है, अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये स्पीच में भी हेल्प करता है। ठीक है, बोलने में हमारा जो शब्द निकलते हैं हमारे कंठ से, हमारे लैरिंग्स से, हमारे साउंड बॉक्स से जो शब्द निकलते हैं, तो उन शब्दों को
स्पष्ट शब्द निकले उन्हें मेंटेन करने का काम भी टंग करता है, और साथ ही क्लीनिंग ऑफ माउथ। अब बोलो सर ये क्लीनिंग ऑफ माउथ कैसे इनका फंक्शन हो जाता है? ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है। कई बार होता है हम कुछ खा रहे होते हैं और खाते हैं तो कुछ हमारा जो फूड होता है वो दांतों के बीच में फंस जाता है। अब फंस जाता है तो क्या होता है, टंग जो है बार बार वहीं पहुंचती है, और तब तक पहुंचती है जब तक उस फंसे हुए फूड को टंग क्या न कर दे, बाहर न निकाल दे। तो माउथ को क्लीन करना भी टंग का एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। हम देखेंगे यहाँ पर डायग्राम में कि हमें कौन कौन से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। तो जो ओपनिंग है हमारी माउथ की जो ओपनिंग है, इट इज़ गार्डेड बाय लिप्स, अपर लिप एंड लोअर लिप। अपर लिप और लोअर लिप हमारे माउथ को गार्ड करते हैं। उसके पीछे जॉ प्रेजेंट होता है, जॉ में टीथ पाए जाते हैं। टीथ आर द मेस्टिकेटरी ऑर्गन मैंने बताया, और टीथ भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कौन कौन से टाइप्स के टीथ पाए जाते हैं। पीछे जो हमारा पैलेट होता है, आगे हार्ड पैलेट, पीछे सॉफ्ट पैलेट। एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर यहाँ पर आ जाता है जिसे हम कहते हैं यूवुला। यूवुला क्या होता है भाई? अगर हम देखेंगे तो सॉफ्ट पैलेट जो पोस्टीरियर पार्ट है वहाँ से एक मस्कुलर स्ट्रक्चर हैंग करता हुआ दिखाई देता है, और उस हैंग करते हुए मस्कुलर स्ट्रक्चर को यूवुला कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है बच्चों? यूवुला कहा जाता है, हमें याद रखना है। पीछे हमारे टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें लिम्फॉइड टिश्यू पाए जाते हैं। नीचे हमारा टंग प्रेजेंट होता है विच फॉर्म द, जो अटैच होता है रूफ ऑफ माउथ से, और लोअर लिप और लोअर जॉ में भी वैसे ही टीथ अरेंज होते हैं जैसे अपर जॉ में अरेंज पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? टीथ की। भाई टीथ क्या होते हैं अगर हम देखें, सो टीथ आर द मेस्टिकेटरी ऑर्गन ऑफ बॉडी। मैंने बोला ये मेस्टिकेटरी ऑर्गन होते हैं, एंड द नेचर एंड मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टीथ इज नोन एज डेंटिशन। किस तरह का अरेंजमेंट टीथ का प्रेजेंट होता है हमारे जॉ में, उनके अरेंजमेंट को डेंटिशन कहा जाता है। ठीक है, अब बड़ी एक सिंपल बात आती है। जब कभी हम अपने टीथ को देखते हैं तो हमें वाइट पार्ट ही दिखाई देता है। ठीक है, कौन सा पार्ट दिखाई देता है? वाइट पार्ट। तो जो पार्ट हमें टीथ का बाहर से देखने पर दिखाई देता है उसे हम कहते हैं क्राउन। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों? क्राउन। और उसके पीछे जॉ में भी उसकी रूट पाई जाती है। तो यहाँ पर जो पार्ट हमें बाहर से दिखाई दे रहा है उसे हम कहते हैं क्राउन, और उस क्राउन के पीछे जॉ बोन में उसकी रूट प्रेजेंट होती है। ठीक है, वो हमें जनरली ऐसे दिखाई नहीं देती, केवल स्केलेटल फॉर्म में ही दिखाई देती है। तो हमें याद रखना है कि जितना टीथ बाहर दिखता है यानी क्राउन होता है, लगभग उतना या उससे ज़्यादा पार्ट टीथ का अंदर जॉ बोन में एम्बेडेड पाया जाता है, और उस पार्ट को हम रूट बोलते हैं। ठीक है, तो टीथ मजबूत है, ये कैसे डिसाइड होगा? क्राउन से नहीं, रूट से डिसाइड होगा। पेड़ मजबूत है, बड़ा है, ये डिसाइड कैसे होता है? उसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। ठीक है, तो व्यक्ति को एक चीज़ याद रखनी चाहिए, कभी भी इस बात को याद रखना, किसी भी व्यक्तित्व, कोई भी पर्सन है, उसकी पर्सनालिटी कैसे डिसाइड होती है कि उस व्यक्तित्व के, उसके पर्सनालिटी की जो जड़ें हैं वो कितनी गहरी हैं। वैसे ही हमारे टीथ की भी जो रूट होती हैं वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, वो डिसाइड करता है कि हमारा टीथ कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, सो वन शुड मेंटेन हिज पर्सनालिटी, अपनी पर्सनालिटी को मेंटेन करें। सो ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन बीच बीच में आती रहेगी, और बहुत ज़रूरी है अपने एक व्यक्तित्व के निर्माण के लिए, अपनी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए। सो अरेंजमेंट ऑफ टीथ का जो अरेंजमेंट हम देखते हैं हमारे जॉ बोन में, उस अरेंजमेंट को हम डेंटिशन कहते हैं। ठीक है, अब मैं पूछूं स्टडी ऑफ टीथ क्या होता है भाई? क्या होता है स्टडी ऑफ टीथ? तो बोलेंगे ओडोंटोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ टीथ इज नोन एज ओडोंटोलॉजी। तो ये टीथ का इंट्रोडक्शन। और अगर हम बात करें हमारे कैरेक्टर की, ह्यूमन का कैरेक्टर, ठीक है, ह्यूमन के कैरेक्टर की बात करें तो एक मैमल्स में भी हमें ये कैरेक्टर मिलता है। किस में मिलता है? मैमल्स में भी हमें ये कैरेक्टर मिलता है। और ये मैमल्स के साथ साथ मैमल्स में ही ह्यूमन्स आते हैं, तो ये ह्यूमन का भी कैरेक्टर बन जाता है। मैमेलियन कैरेक्टर क्या मिलता है? प्रेजेंस ऑफ टीथ ऑफ 3 टाइप, यानी 3 तरह के टीथ मैमल्स में या ह्यूमंस में पाए जाते हैं। कौन कौन से टीथ होते हैं और कैसे पाए जाते हैं, देखने और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले
हेट्रोडोंट एक टाइप है टीथ का, दूसरा है डिफ्यूडोंट और तीसरा है थीकोडोंट। तीनों को समझने की कोशिश करते हैं। ये तीनों टीथ मैमल्स में और ह्यूमंस में प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब क्या है? ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे डिफ्यूडोंट की। ठीक है, डिफ्यूडोंट क्या होता है कि भाई डिफ्यूडोंट कहता है कि ह्यूमंस में जो दांत हैं वो पूरी लाइफ में केवल 2 बार उगते हैं। ठीक है, 2 सेट्स ऑफ टीथ अराइज इन ह्यूमन इन इट्स होल लाइफ स्पैन। अपनी पूरे लाइफ स्पैन में 2 सेट्स ऑफ टीथ अराइज होते हैं, जिसे हम कहते हैं डिफ्यूडोंट। एक सेट मिल्क टीथ होता है जो चाइल्डहुड में अराइज होता है, जब उसकी शेडिंग होती है, वो शेड होता है तो परमानेंट टीथ आते हैं। तो 2 सेट्स ऑफ टीथ अराइज इन ह्यूमन इन इट्स होल लाइफ स्पैन, और इसी फिनोमिना को कहते हैं डिफ्यूडोंट। तो कौन कौन से 2 सेट्स होते हैं? एक प्राइमरी टीथ या प्राइमरी डेंटिशन, और दूसरा परमानेंट टीथ या परमानेंट डेंटिशन। ठीक है, प्राइमरी टीथ को ही मिल्क टीथ या डेसिडुअस टीथ भी कहा जाता है, और परमानेंट टीथ को परमानेंट डेंटिशन या सेकेंडरी डेंटिशन भी कहा जाता है। इस पॉइंट को याद रखना। दूसरा आता है थीकोडोंट। थीकोडोंट क्या हो गया? थीकोडोंट हम समझने की कोशिश करेंगे तो थीकोडोंट आएगा कि भाई जो टीथ होते हैं ये हमारी जॉ में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये जॉ बोन से डायरेक्टली अटैच नहीं होते। हमारी जॉ बोन में सॉकेट्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दीज टीथ आर एम्बेडेड इन सॉकेट्स एंड अटैच टू जॉ बोन थ्रू लिगामेंट से अटैच होता है। ठीक है, डायरेक्टली जॉ बोन से अटैच नहीं होता। और ऐसा क्यों? क्योंकि जब कभी हम कोई हार्ड स्ट्रक्चर कुछ खाते हैं, कुछ चबाते हैं, तो हम गलती से अगर कोई हार्ड स्ट्रक्चर हमने खा लिया तो हमारे टीथ जो है वो अपनी कैविटी में, उनकी जो सॉकेट कैविटी होती है उस कैविटी में थोड़ा सा आगे पीछे मूव कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द प्रेशर, कितना प्रेशर उन पर लगा है। तो एक तो ये कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है कि इमरजेंसी में कभी ऐसा अचानक से कोई हार्ड सब्सटेंस बॉडी में चबा ले, मैस्टिकेट कर ले, तो उसका असर सीधे दांतों पर ना पड़े, और अगर पड़े तो केवल टीथ जो है वो ब्रेक हो, जॉ बोन ब्रेक ना हो। तो अगर ऐसा हो कि टीथ जॉ बोन से अटैच होता है तो जब दांत टूटते तो उसके साथ जॉ बोन भी टूट जाती, क्योंकि दे आर इनडायरेक्टली कॉन्टैक्ट। तो ऐसा नहीं पाया जाता। टीथ आर प्रेजेंट इन सॉकेट इन जॉ बोन। और थर्ड, और ये भी इंपॉर्टेंट है, थर्ड क्या होता है भाई? ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड फंक्शन टीथ आर ऑफ वेरियस टाइप। यानी हम बोले ऑन द बेसिस ऑफ शेप टीथ आर हैविंग वेरियस, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन टीथ आर हैविंग वेरियस शेप। तो फंक्शन के बेस पर टीथ के अलग अलग टाइप्स पाए जाते हैं, अलग अलग शेप पाए जाते हैं, उनका हेट्रोटाइप पाया जाता है, और इसी को बोलते हैं हेट्रोडोंट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? हेट्रोडोंट, जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ह्यूमन डेंटिशन में हेट्रोडोंट को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। हेट्रोडोंट मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ, और डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ में आ जाते हैं 4 टाइप्स पाए जाते हैं भाई ह्यूमंस में। कौन कौन से? इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर। कौन कौन से? याद रखना है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसीजर स्टैंड्स फॉर आई, कैनाइन स्टैंड्स फॉर सी, प्रीमोलर स्टैंड्स फॉर पी या पीएम, एंड मोलर स्टैंड्स फॉर एम। ठीक है, हमारे जो सामने के टीथ होते हैं इन्हें कैनाइन कहा जाता है, इनके पीछे लेटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं, और हमारे सामने के जो टीथ होते हैं इन्हें इंसीजर कहा जाता है। आई एम सॉरी, गलती से निकल गया। ठीक है, इतनी हमें याद रखना है कि इन सामने के जो टीथ होते हैं इन्हें इंसीजर कहा जाता है, उसके लेटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं कैनाइन, उनके लेटरल साइड में प्रीमोलर, और सबसे पीछे यानी लेटरल साइड में मोलर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखना है। अब जब हम बात करेंगे हमारे जो सामने वाले टीथ हैं, सामने वाले टीथ यानी इंसीजर्स की बात करें। इंसीजर में वर्ड छुपा है सीजर, और सीजर का काम होता है काटना। ठीक है, तो इंसीजर का भी काम हो जाता है टू कट द फूड को कट करना, और उसके लिए इंसीजर में एक शार्प एज पाई जाती है। ठीक है, याद रखना, एक शार्प एज पाई जाती है इंसीजर में। ये जो वाइट पार्ट दिख रहा है इसका क्राउन है, और जो रेड पार्ट दिख रहा है इसका रूट है, जो जॉ बोन के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इंसीजर का कैरेक्टर क्या है भाई? इनमें कोई भी पॉइंटेड सरफेस नहीं होती, इनमें एक शार्प एज पाई जाती है। ठीक है, याद रखना। और
अगर हम फ्रंट की बात करें तो 4 इंसीजर ऊपर की तरफ होते हैं और 4 इंसीजर नीचे की तरफ पाए जाते हैं, ठीक है। इंसीजर का फंक्शन जब हम डिस्कस करेंगे, सो पहला फंक्शन आ जाता है इनका एस्थेटिक। इंसीजर का पहला फंक्शन एस्थेटिक यानी खूबसूरती को मेंटेन करना। कैसे भाई? अगर हम इंसीजर को तोड़ दें, ठीक है, इंसीजर को तोड़ दें, किसी के सामने के दांत तोड़ दें, अब ऐसा देख के लगता है कि हम तोड़ सकते हैं और है भी, लेकिन मान लेते हैं कि अगर हम किसी के सामने के दांत तोड़ दें, ठीक है, तो कितना खूबसूरत लगेगा भाई, बहुत खूबसूरत। 4 चांद लग जाएंगे, 4 नहीं 40 चांद लग जाएंगे, ठीक है। तो लगेंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा भाई, उसकी खूबसूरती डाउन हो जाएगी। तो खूबसूरती को मेंटेन करने के लिए इंसीजर्स पाए जाते हैं, एंड दैट इज़ वाई इंसीजर्स आर हैविंग एस्थेटिक वैल्यू इनमें पाई जाती है। दूसरा इनका जो फंक्शन आ जाता है वो है कटिंग ऑफ फूड, फूड को कट करना। और कुछ भी हम कट करते हैं तो हमारे सामने के टीथ यूज़ करते हैं और उसके लिए इनमें एक एज, शार्प एज पाई जाती है और इसीलिए इनका नाम पड़ा है सीजर यानी इंसीजर। दूसरे जो टीथ आते हैं वो हैं कैनाइन, और कैनाइन की बात करें तो इनमें एक पॉइंटेड सरफेस प्रेजेंट होती है जिसे बोलते हैं कस्प। एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं कस्प, ठीक है। अब ये कस्प होते हैं और इंसीजर में एज होता है, कैनाइन में कस्प होता है। दोनों में क्या इंपॉर्टेंस हो जाती है इस एज की और इस कस्प की, तो ध्यान से सुनना। इंसीजर्स जो हैं हर्बीवोर्स का कैरेक्टर है और कैनाइंस का पाया जाना कार्निवोरस होने का कैरेक्टर है। क्यों कार्निवोरस होने का कैरेक्टर? क्यों भाई? क्योंकि कैनाइन का फंक्शन हो जाता है टीयरिंग ऑफ फूड, फूड को टीयर करना। और फूड मतलब क्या? फ्लैश को टीयर करना, ठीक है। फ्लैश की टीयरिंग, बोन्स को तोड़ना, ये सब काम हो जाता है कैनाइन का। तो कैनाइन आर प्रेजेंट फॉर टीयरिंग ऑफ फूड, फूड की टीयरिंग के लिए प्रेजेंट होता है। ये पॉइंट को याद रखना है। तो इंसीजर्स आर फाउंड मोर डेवलप्ड इन herbivores and canines are found more developed in carnivores। कभी आप देखो ध्यान से किसी कार्निवोरस एनिमल को, आप टाइगर को देखो, लायन को देखो, तो उनके जो कॉर्नर पे ऐसे पॉइंटेड टीथ निकले होते हैं, ठीक है, दोज पॉइंटेड टीथ आर कैनाइंस, वो कैनाइंस होते हैं और उन्हीं की मदद से वो फ्लैश को टीयर करते हैं। तो कैनाइंस का पाया जाना कार्निवोरस कैरेक्टर है। जो जितना कार्निवोरस होगा उसमें उतने बड़े और डेवलप्ड कैनाइंस पाए जाते हैं। और हम बात करें तो कैनाइंस की, तो इनमें एक सिंगल कस्प प्रेजेंट होती है। रूट इनमें जो है सिंगल रूटेड भी हो सकते हैं, डबल रूटेड मतलब इनकम्प्लीट डबल रूटेड भी हो सकते हैं। थर्ड आते हैं प्रीमोलर। तो हमें प्रीमोलर में भी ऐसा ही कस्प मिलता है, कैनाइन में भी कस्प मिलता है। दोनों को अगर हम सामने से देखेंगे तो हमें एक जैसे दिखते हैं, ठीक है। दोनों को हम सामने से देखेंगे तो हमें एक जैसे दिखते हैं। बस डिफरेंस ये हो जाता है कि जो प्रीमोलर होते हैं उनके पोस्टीरियर साइड में एक और कस्प पाया जाता है। तो प्रीमोलर में जनरली 2 या 3 कस्प प्रेजेंट हो सकते हैं। रूट भी इनकी 1 से 2 रूट पाई जा सकती है, लेकिन कस्प प्रीमोलर में 2 से 3 कस्प हो सकते हैं, ठीक है। अलग अलग प्रीमोलर को जब हम स्टडी करेंगे तो हमें पता चलता है। तो प्रीमोलर की बात करें तो इनमें 2 to 3 कस्प पाए जा सकते हैं। रूट भी इनमें 1 to 2 पाई जा सकती है। फिर आते हैं सबसे बड़े ब्रॉडेस्ट टीथ जिन्हें हम कहते हैं मोलर, और मोलर्स आर प्रेजेंट फॉर क्रशिंग। तो प्रीमोलर किस लिए प्रेजेंट था भाई? अगर हम बात करें प्रीमोलर और मोलर की, तो प्रीमोलर भी च्यूइंग ऑफ फूड और क्रशिंग ऑफ फूड के लिए पाया जाता है और मोलर भी च्यूइंग ऑफ फूड और क्रशिंग ऑफ फूड के लिए पाया जाता है। तो दोनों की इंपॉर्टेंस अगर एक ही है, दोनों का फंक्शन एक है, तो दोनों में कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट? अगर हम बात करें तो प्रीमोलर्स आर द मेन टीथ प्रेजेंट फॉर च्यूइंग। प्रीमोलर मेन टीथ होते हैं जो च्यूइंग के लिए पाए जाते हैं, क्योंकि मोलर्स जो होते हैं वो पीछे होते हैं और वहाँ तक फूड पहुँच ही नहीं पाता। बहुत रेयर कंडीशन में हम मोलर्स का यूज़ करते हैं, लेकिन मैक्सिमम पार्ट जो क्रशिंग और च्यूइंग का है वो प्रीमोलर ही परफॉर्म करते हैं। सो प्रीमोलर एंड मोलर आर टुगेदर नोन एज चीक टीथ
दे हैव कस्प, इनमें पॉइंटेड सरफेस प्रेजेंट होती हैं जिन्हें कस्प कहा जाता है। और इंसिजर्स एंड कैनाइन्स आर नोन एज लिप टीथ, इनको लेबियल टीथ या लिप टीथ कहा जाता है। नेक्स्ट थीकोडोंट की बात करें, हमने बता दिया था कि टीथ आर प्रेजेंट इन सॉकेट, टीथ सॉकेट में प्रेजेंट होते हैं। हम यहाँ पर जब टीथ को निकालते हैं तो उसके बाद हमें ये हॉलो कैविटीज़ दिख रही हैं, इन हॉलो कैविटीज़ को ही हम सॉकेट कहते हैं और इन्हीं सॉकेट्स में टीथ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनको देखकर हम पहचान सकते हैं कि इनमें रूट्स कितनी प्रेजेंट हैं। तो टीथ आर प्रेजेंट इन सॉकेट एम्बेडेड इन जॉ बोन, जॉ बोन में एम्बेडेड पाए जाते हैं। ये हो गया थीकोडोंट। और बात करते हैं डिफ्यूडोंट। डिफ्यूडोंट मतलब कि भाई पूरी लाइफ स्पैन में जो टीथ हैं दे अराइज फॉर 2 टाइम्स, 2 बार उगते हैं। एक बार मिल्क टीथ यानी प्राइमरी टीथ और दूसरी बार परमानेंट टीथ यानी सेकेंडरी टीथ। सो टीथ अपीयर ट्वाइस इन देयर लाइफ टाइम। पहला जो मिल्क टीथ होते हैं दे आर 20 इन नंबर, 20 नंबर टोटल बात कर रहे हैं, 20 मिल्क टीथ पाए जाते हैं। डेवलप्स फ्रॉम द एज ऑफ 6 to 7 मंथ आफ्टर बर्थ, यानी बर्थ के बाद ये 6 से 7 महीने की उम्र से उगना शुरू करते हैं। दे आर रिप्लेस्ड बाई परमानेंट टीथ एट द एज ऑफ 6 to 7 ईयर, और 6 to 7 ईयर में ये रिप्लेस होना शुरू हो जाते हैं किससे? परमानेंट टीथ से। और परमानेंट टीथ की बात करें, हम डिस्कस करेंगे इनको, दे आर 32 इन नंबर, ये 32 प्रेजेंट होते हैं। हम बात करें चाहे मिल्क टीथ की या परमानेंट टीथ की, जब एक मिल्क टीथ जहाँ से रिप्लेस होता है वहीं पर दूसरा परमानेंट टीथ ओरिजिनेट होता है। ऐसा नहीं कि एक साथ सारे मिल्क टीथ रिप्लेस हो जाएं और एक साथ सारे परमानेंट टीथ अराइज हो जाए, नहीं, एक एक करके मिल्क टीथ शेड होते रहते हैं और परमानेंट टीथ अराइज होते रहते हैं। ठीक है, हम देखें अगर यहाँ पर इनको, तो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। मोलर में जब हम सबसे पोस्टीरियर मोलर की बात करते हैं, ये परमानेंट टीथ की बात हो रही है। ठीक है, परमानेंट टीथ की बात हो रही है और परमानेंट टीथ में हमें मिलता है जो सबसे पोस्टीरियर मोलर, जिसे हम थर्ड मोलर कहते हैं। इस थर्ड मोलर को हम विजडम टूथ कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? विजडम टूथ। हम आगे देखेंगे कि प्राइमरी डेंटिशन में कौन कौन से टीथ होते हैं और परमानेंट डेंटिशन में कौन कौन से टीथ होते हैं। सो परमानेंट डेंटिशन में जो सबसे पीछे की तरफ टूथ होता है उसे हम थर्ड मोलर या विजडम टूथ कहा जाता है। इट इज़ वेस्टिजियल इन नेचर, ये वेस्टिजियल होता है। और विजडम टूथ क्यों कहते हैं भाई? अकल दाढ़। ठीक है, इसके आने से अकल आ जाती है, ऐसा नहीं है, ऐसा एकदम नहीं है। हाँ, ऐसा क्यों बोला जाता है उसका एक रीज़न है। एक्चुअली जो विजडम टूथ होता है उसके अराइज होने की उम्र 18 से 35 साल होती है, इस बीच में वो अराइज होता है। और ऐसा माना जाता है कि 28 से 35 साल के बीच में किसी भी व्यक्ति को अपना अच्छा, बुरा, भला, खराब सोचने समझने की क्षमता डेवलप हो जाती है, उसे अकल आ जाती है। ठीक है, लेकिन इसका अकल से कोई लेना देना नहीं है, और लेकिन इसलिए इसे विजडम टूथ कहा जाता है उसके एज की वजह से। ठीक है, अकल दाढ़। सो द लास्ट 4 मोलर अपीयर ओनली एट द एज ऑफ 18। सो 18 से 35 के बीच में अराइज होते हैं और इसीलिए इन्हें कहा जाता है विजडम टूथ। ठीक है, क्या कहा जाता है? विजडम टूथ, अकल दाढ़। बाकी इसका विजडम से, अकल से कोई लेना देना नहीं है। इट हैज़ नो रिलेशन विथ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। नेक्स्ट, सो इस वीडियो में बच्चों इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे डेंटल फार्मूला से। तो मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।